हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के ये वीडियो होने वाली है कि कैसे साइंस एग्जाम्स में हम लिखें ताकि हमारे 70 प्लस मार्क्स आ सकें 80 में से। हमने देखा है कि हर बच्चे को कॉन्सेप्ट्स आते हैं, हर बच्चा पेपर लिखता है, फिर भी एक एवरेज बच्चा 50 to 55 मार्क्स पे ही रह जाता है, और एक बच्चा जिसने अच्छे से हर कॉन्सेप्ट को पढ़ा होता है और हर कॉन्सेप्ट को समझा होता है, प्लस वो पेपर भी अच्छा लिखता है, तो उसके 70 प्लस मार्क्स आते हैं। तो कैसे आप 50 से 55 मार्क्स से 70 प्लस मार्क्स पे आ सकते हो। देखो, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि कैसे आप साइंस का एग्ज़ाम अटेम्प्ट करो। ये वीडियो स्पेशली क्लास 7th बच्चों के लिए है, क्लास 8th के बच्चों के लिए है और क्लास 9th के बच्चों के लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाने वाली हूँ कि कैसे आपको पेपर अटेम्प्ट करना है। तो फर्स्टली हम राइटिंग से पहले एक चीज़ समझेंगे कि साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जिसको आप सिंपली रटे जा रहे हो बस। वो पूरा सब्जेक्ट मैटर करता है कि आपको कितनी चीज़ें याद हैं और कितने कॉन्सेप्ट समझ आएँ। अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो आप पेपर को अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हो। मान लो कि आपको एक क्वेश्चन आता है कि वाई डज अ मेटल स्पून बिकम हॉट व्हेन प्लेस्ड इन अ हॉट वाटर, और आप पागलों की तरह ह्यूज पैराग्राफ लिखे जा रहे हो हीट के ऊपर, बिना इस कॉन्सेप्ट को समझे कि आपसे सिंपली क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डज अ मेटल स्पून becomes hot when placed in a hot water। अब आप क्या कर रहे हो यहाँ पे, आप बस हीट के बारे में समझाए जा रहे हो। आपने एक वर्ड देख लिया यहाँ पे हीट, और आपने सोचा चलो अब तो मैं बस इस हीट के बारे में ही समझाऊंगा, क्योंकि मेटल स्पून को आपने हॉट में रखा है, हॉट वाटर में रखा है। तो यहाँ पे अगर आप बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखे जा रहे हो हीट के बारे में, तो यार ऑब्वियसली आपको यहाँ पे मार्क्स नहीं मिलेंगे। टीचर आपका आंसर पढ़ेगा, इतने लंबे लंबे पैराग्राफ्स लिखे होंगे। अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो 1 मार्क्स दे देगा, बट 2 मार्क्स नहीं देगा। बट एक ह्यूज डिफरेंस आ जाता है जब आपको 2 मार्क्स क्वेश्चंस में भी सिर्फ 1 मार्क्स मिल रहे होते हैं, और एक यही सेकेंड टाइम दूसरा बच्चा होता है जिसको फुल मार्क्स मिल रहे होते हैं। आपको इसके अंदर कहानियाँ नहीं लिखनी है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन होता और तब आप इसमें कुछ कहानियाँ बना रहे होते तब भी ठीक रहता, बट इसके अंदर आपको सिंपली इसके अंदर डायरेक्ट आंसर लिखना है, साइंटिफिक रीज़न लिखना है, और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स को अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर देना है, ताकि टीचर का भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो आपका पेपर चेक करते वक्त, और आपका भी ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। हमेशा सबसे बड़ी गलती जो बच्चे करते हैं ना, एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का क्वेश्चन दिया होता है और समझा वो कुछ रहे होते हैं। 1 मार्क्स के क्वेश्चन में सिंपली आपको एक लाइन लिखनी है बस, और एक लाइन भी आपको उससे रिलेटेड ही लिखनी है या उसके बारे में ही लिखनी है। अननेसेसरी की कहानियाँ नहीं बनानी। दिस इज साइंस है, ये एसएसटी नहीं है कि आपको उससे रिलेटेड कुछ पता है तो आप लिख रहे हो। तो आपको हर तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में। डिफाइन द टर्म्स आती हैं, एक्सप्लेनेशन पूछी जाती हैं, गिव रीज़न पूछे जाते हैं, डिफरेंशिएट पूछे जाते हैं, और काफ़ी सारी वाई, हाउ, ड्रॉ और लेबल, हर तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। डेफिनेशन में अगर आपसे डिफ़ाइन पूछी गई है तो आपको फुल पेज नहीं लिखना है। डिफ़ाइन में हमेशा 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तो 1 मार्क्स में आपको 1 लाइन ही लिखनी है उस डेफिनेशन के बारे में। अगर मान लो लेट्स अज्यूम आपको डेफिनेशन पूछता है कि बताओ कि न्यूरॉन क्या होता है। ये न्यूरॉन जो है वो क्लास 9th का क्वेश्चन है। अगर मैं बताऊँ तो अगर आपसे पूछा जाता है न्यूरॉन क्या होता है, अब आप न्यूरॉन को समझाने के अलावा सब कुछ लिखे जा रहे हो, या आपसे पूछा है कि सेल की डेफिनेशन लिखो, तो सेल तो क्लास 8th वाले बच्चों के सिलेबस में भी है और क्लास 9th के सिलेबस के बच्चों में भी है। तो आपके लिए बेस्ट यही रहेगा कि आपसे अगर सेल के बारे में पूछा है और ये सिर्फ 1 मार्क्स में आया है, तो आप सिंपल सबसे पहले लिखो रॉबर्ट हुक ने सेल के बारे में या सेल की डिस्कवरी करी थी, कौन से ईयर में करी थी, 1665 में की थी। बस यहाँ पे आपने लिख दिया कि इन्होंने डिस्कवर किया था, पूरी एक लाइन में, और नेक्स्ट लाइन लिख दिया आपने सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो ये आपका एक तरीका है 1 मार्क्स क्वेश्चन को करने का।
यहाँ पे टीचर इम्प्रेस हो जाता है आपसे अगर आप ये वाली लाइन लिख देते हो कि रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवरी की थी। तो इसीलिए क्वेश्चन का आंसर करने से पहले अपने दिमाग में सोचो कि उस क्वेश्चन में आपसे पूछ क्या रहा है, क्या लिखना है। एकदम जल्दीबाजी में बस क्वेश्चन पढ़ा और आंसर लिखना स्टार्ट, ऐसा नहीं करना। तो हम एक एक करके समझेंगे। अभी मैं जैसे आपको 1 मार्क्स में समझा रही हूँ, हम एक एक करके समझेंगे कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है, 2 मार्क्स के क्वेश्चन को कैसे लिखना है, फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को कैसे लिखना है। और MCQs करने का तरीका भी मैं अपनी यूट्यूब वीडियोज़ में समझाती रहती हूँ। MCQs क्वेश्चन के बारे में मैं आपको सबसे पहले बताती हूँ। अगर आपको MCQ टाइप क्वेश्चन आता है, देखो MCQ में रादर देन आप करेक्ट आंसर ढूंढ रहे हो ना, आप हमेशा रॉन्ग आंसर ढूंढो। जब आपको कोई भी ऑप्शन के ABCD मान लो 4 ऑप्शन है, और जब आप अपने कोई 3 रॉन्ग इनकरेक्ट आंसर्स ढूंढ लोगे कि ये 3 मेरे नहीं हो सकते, तो आपको अपना करेक्ट आंसर अपने आप मिल जाएगा। वो वाले क्वेश्चन करते थे ना, फाइंड द ऑड वन आउट, तो आपको अपने MCQs ऑड वन आउट की टेक्निक से करने हैं। अब ये ऑड वन आउट तो आप तभी कर पाओगे जब आपको उस MCQ का कॉन्सेप्ट बेस्ट तरीके से क्लियर होगा, क्योंकि सही आंसर जब ढूंढते हैं ना हम, तो हमें सारे ही ऑप्शन करेक्ट दिखते हैं। लगता है कि चल ये B भी ठीक है, ये C भी ठीक है, ये D भी ठीक है, नहीं। इसीलिए आप ऑड वन आउट की ट्रिक को यूज़ करो और अपने करेक्ट आंसर को ढूंढो। नेक्स्ट हमारे MCQ के बाद आते हैं हमारे 1 मार्क्स क्वेश्चन। मैं 1 मार्क्स में और एग्जाम्पल दे चुकी हूँ, एक एग्जाम्पल और देते हैं। लेट्स एज्यूम आपसे क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द SI यूनिट ऑफ फोर्स। आपसे पूछी गई है फोर्स की SI यूनिट। तो अगर आपको सिंपली फोर्स की SI यूनिट 1 मार्क्स में पूछी है और आप अपने आंसर में न्यूटन लिख देते हो और ब्रैकेट में कैपिटल N लिख देते हो, तो यह आंसर आपका एकदम करेक्ट है। यहाँ पे आपको कुछ भी कहानी नहीं लिखनी 1 मार्क्स क्वेश्चन में, फोर्स के बारे में नहीं समझाना, क्योंकि सिंपली आपको SI यूनिट ऑफ फोर्स पूछी है। जब कम मार्क्स के क्वेश्चंस में ज़्यादा लिखने लगते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होने लगता है, क्योंकि हम ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चन में फिर हमारे पास कम टाइम बचता है। तो अपने दिमाग को यूज़ करते हुए एग्ज़ाम में लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना। नेक्स्ट हमारे आते हैं 2 मार्क्स के क्वेश्चन। अब 2 मार्क्स के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या करना है, आपको 2 क्लियर पॉइंट्स या 2 रिलेवेंट पार्ट्स में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। या तो आप 2 क्लियर पॉइंट्स लिख दो यहाँ पे, या तो आप यहाँ पे 2 रिलेवेंट पार्ट्स में इस आंसर को सॉल्व करो। कैसे? 2 क्लियर पॉइंट्स बना के उन 2 मार्क्स के क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। ठीक है, अगर मैं आपको इसका एग्जाम्पल दूँ, तो अगर आपसे पूछा जाए क्लास 8 का कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपसे यहाँ पे रिचार्जेबल बैटरीज के यूजेस या फिर बेनिफिट्स पूछे हैं, तो आपको बस वही लिखना है, अननेसेसरी नहीं लिखना कुछ भी। ठीक है, और उसके बाद हमारे आते हैं 3 मार्क्स के क्वेश्चंस। अब मैं आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चंस बताने से पहले एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि हमेशा ना एक चीज़ याद रखो कि कहीं पे भी, जैसे बायोलॉजी पार्ट के लिए ये चीज़ मैं मेनली बता रही हूँ। बायोलॉजी वाले पार्ट में ना जहाँ पे भी आपको लगता है कि डायग्राम्स बन सकते हैं या इसका बुक में कुछ ना कुछ डायग्राम बना हुआ है, क्योंकि ऑब्वियसली बायोलॉजी इज़ अ सब्जेक्ट जिसके डायग्राम्स आपकी NCERT में बने हुए हैं, तो आपको जहाँ पे भी लगता है ना कि मैं बायो में डायग्राम्स बना सकती हूँ या बना सकता हूँ, तो वहाँ पे आपको अपने डायग्राम्स को ज़रूर प्रेजेंट करना है। और प्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा, हमेशा ना डायग्राम को एक बॉक्स में बनाओ। हमेशा उस बॉक्स में बनाने के बाद नीचे लेबल ज़रूर करो कि आपने वो डायग्राम बनाया किस चीज़ का है। मान लो कि अगर क्लास 9 का ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि उन्हें न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बनाने के लिए आया, डायरेक्टली ये लिखा है ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ अ नर्व सेल। वो क्या करते हैं ना, कंफ्यूज करने के लिए नर्व सेल लिख देते हैं, न्यूरॉन नहीं लिखते हैं। बट अगर आपने अच्छे से पढ़ा है इस कॉन्सेप्ट को कि नर्व सेल को ही हम न्यूरॉन बोलते हैं, तो आपको पता होगा। अब आपको सिंपली इस डायग्राम को ड्रॉ करना है, और ये क्वेश्चन मेनली 3 मार्क्स में ही आएगा, 2 मार्क्स में नहीं आता। अब उन्होंने यहाँ पे बोला है नर्व सेल ड्रॉ करना है। अब बच्चे क्या करेंगे ना, नर्व सेल सिंपली ड्रॉ कर देंगे, और नर्व सेल ड्रॉ करने के बाद उसके बारे में कुछ लिखेंगे ही नहीं। बट मैं आपको सजेस्ट करूँगी, अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ करने के बाद उसको अच्छे से लेबल, और हमेशा डायग्राम को पेंसिल से ड्रॉ करते हैं और पेंसिल से ही लेबल करते हैं।
तो डायग्राम ड्रॉ करने के बाद आप ज़रूर थोड़ा सा उसके बारे में लिखो कि जो न्यूरॉन होता है उसके 3 पार्ट्स होते हैं। मैसेज रिसीव करने का काम किसका होता है, डेंड्राइट्स का, और मैसेज दूसरे को ट्रांसमिट करने का काम किसका होता है, नर्व एंडिंग्स का। अगर आपको ये टॉपिक सही से नहीं आता है तो आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो के थ्रू या फिर मेरे लॉन्ग वीडियो के थ्रू इस टॉपिक को समझ सकते हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 9th के बच्चों के लिए। तो यहाँ पे आप अपने 3 मार्क्स का क्वेश्चन, डायग्राम क्वेश्चन को ऐसे कर सकते हो। अगर आपको आता है कि 3 वेज बताओ जिससे आप वाटर को कंजर्व कर सकते हो, तो यहाँ पे आपको फिर से अगेन इस आंसर को अपने 3 पॉइंट्स में बना के लिखना है। हमेशा आंसर को बुलेट पॉइंट्स बना के लिखो। अगर आपने 3 करेक्ट पॉइंट्स लिख दिए तो बिल्कुल आपको एग्जैक्टली वो 3 मार्क्स वहाँ पे टीचर असाइन कर देगा, इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता। अभी तक हम बात कर रहे हैं कि आता है तो आंसर को 2 बुलेट पॉइंट 3 बुलेट पॉइंट में हमने लिख दिया। बट अगर आपको इन केस कोई आंसर नहीं आता है तो अगर आपको 3 पॉइंट्स में 3 क्वेश्चन का नंबर का क्वेश्चन आया है तो वहाँ पे एटलीस्ट आप 6 बुलेट पॉइंट्स लिखो। अब वहाँ पे आती है ज़रूरत कि आपको उससे रिलेटेड कुछ पता है तो आप लिख दो वहाँ पे, ताकि एटलीस्ट 3 मार्क्स नहीं मिलेंगे तो 2 या 1.5 मार्क्स आपको ज़रूर वहाँ पे टीचर असाइन करेगा इतना कुछ लिखने पे। लॉन्ग क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए कि आपको कैसे अटेम्प्ट करने हैं, और हमेशा याद रखो जो भी साइंटिफिक वर्ड्स है ना उन्हें ज़रूर पेंसिल से पेपर करने के बाद अंडरलाइन करो। इससे टीचर पे अलग इंप्रेशन पड़ता है आपके पेपर का, टीचर को पता चलता है कि आपको पेपर अच्छे से आता है। और डायग्राम्स तो मैंने आपको बता दिए, जहाँ पे भी डायग्राम्स की ज़रूरत पड़े ना आप डायग्राम्स ज़रूर बनाओ। कोशिश करो कि जैसे आप न्यूरॉन एज 3 पार्ट शो कर रहे हो ना, तो इसको एक फ्लो चार्ट की फॉर्म में शो कर रहे हो। मान लो आप अगर यहाँ पे लिख रहे हो कि न्यूरॉन के जो हैं वो 3 पार्ट्स हैं, तो कोशिश करो तो आप इसमें फ्लो चार्ट बनाओ। अब मान लो आपसे पूछा है मिक्सचर्स कितने टाइप के होते हैं, तो आप मिक्सचर में भी आप यहाँ पे ड्रॉ करो एक फ्लो चार्ट, हेट्रोजीनियस मिक्सचर एंड होमोजीनियस मिक्सचर। फ्लो चार्ट बनाने से भी टीचर को आसानी से पेपर चेक कर पाता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स असाइन कर पाता है। ठीक है, तो ये आपका तरीका हुआ अपने फ्लो चार्ट्स बनाने का। डिफरेंस वाले क्वेश्चंस में मैं आपको बता चुकी हूँ, डिफरेंस वाले क्वेश्चन हमेशा बॉक्स बना के करने चाहिए सॉल्व। अगर सॉलिड लिक्विड गैस का क्वेश्चन आया है, ये क्लास 8th के लिए बता रही हूँ, कि अगर मान लो आपसे पूछा है सॉलिड लिक्विड और गैस के बीच में डिफरेंस करना है आपको, तो सिंपल यहाँ पे सॉलिड लिखा आपने, फिर आपने लिक्विड लिखा, फिर गैस लिखा। अगर किसी बच्चे ने इस वाले डिफरेंस को मेरी वीडियो से पढ़ा है तो उसे पता होगा उसको एक और बॉक्स बनाना है जिसमें उसको लिखनी है प्रॉपर्टीज़, ताकि टीचर को और भी ज़्यादा क्लियर रहे कि कौन सी प्रॉपर्टी के बेसिस पे बच्चा उस डायग्राम को उस डिफरेंस को कर रहा है। और मैंने ये चीज़ भी बताई है कि ये वाला क्वेश्चन जब भी आएगा, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा सॉलिड लिक्विड गैस वाला, तो इसमें अपने डायग्राम्स को भी ज़रूर आपको ड्रॉ करना है। तो लास्टली आपको एक बॉक्स बना के सॉलिड लिक्विड गैस तीनों शो करने हैं। ठीक है, तो ये आपका पूरा एक स्ट्रैटेजी हुई या एक मैनेजमेंट हुआ पूरा 2, 3, 4 मार्क्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का। अपने क्वेश्चंस में फ्लो चार्ट्स ज़रूर इंक्लूड करो, डायग्राम्स ज़रूर इंक्लूड करो, इम्पॉर्टेंट कीवर्ड्स को हाईलाइट ज़रूर करो, पेंसिल से कीवर्ड्स हाईलाइट करो। और मैं रिकमेंड करूँगी आप अपने पेपर में सिर्फ ब्लू पेन यूज़ करो, ब्लैक पेन, ग्रीन, रेड ये तो वैसे भी अलाउड नहीं होते, बट ब्लैक भी यूज़ मत करो। सिंपली ब्लू जेल पेन या बॉल पेन जो भी आप यूज़ करते हो उसी को यूज़ करो, क्योंकि वैसे भी जब आप बोर्ड्स में आ जाओगे आपको सिर्फ एक ही टाइप के पेन से लिखना होगा। तो आप अभी ही अपने 7th, 8th, 9th क्लास से ही इस चीज़ की आदत डालो। अलग अलग पेन यूज़ करने से ज़्यादा नंबर नहीं मिलते हैं, नंबर उसी को मिलते हैं जो करेक्ट लिख रहा होता है। और अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज करो, प्रेजेंटेशन मैटर करती है, क्योंकि एट लास्ट आपने कितना भी पढ़ा हो ना, अगर आपकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं है आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। हर क्वेश्चन के बाद एक एप्रोप्रिएट स्पेस ज़रूर छोड़ो, नंबर्स एकदम करेक्टली लिखो, ज़्यादा कटिंग्स रॉन्ग ये सारी चीज़ें मत करो, हेडिंग्स अच्छे से लिखो। आप कोई भी आंसर करने जा रहे हो, जैसे मान लो आप न्यूरॉन का ही एग्जाम्पल फिर से देती हूँ, या चलो इस बार अपने क्वेश्चन को थोड़ा सा बदलते हैं और यहाँ पे मैं एक आंसर करने जा रही हूँ सेल थ्योरी पे। आपको क्वेश्चन आया है कि क्वेश्चन आता है कि आपको सेल थ्योरी लिखनी है। आप रैंडमली अपना आंसर स्टार्ट कर देते हो कि सेल थ्योरी, न्यू सेल अकर्ड फ्रॉम ओल्ड सेल, ये सारी चीज़ें लिखना शुरू कर देते हो। नहीं, पहले अपना आंसर लिखो, सेल थ्योरी,
और सेल थ्योरी हेडिंग लिखने के बाद इसको एक बॉक्स में करो और देन अपने आंसर के तीनों सेल थ्योरी के पॉइंट्स लिखना स्टार्ट करो कि सेल थ्योरी क्या है। बट ये ज़रूर ऊपर हेडिंग मेंशन करो कि आंसर आप क्या लिख रहे हो। बॉक्स आप चाहे ना बना पाओ स्केल से उस टाइम पे, कोई बात नहीं, मत करो उसे बॉक्स में, लास्ट में अगर आपके पास टाइम मिलता है तब आप कर दो। बट एटलीस्ट ऊपर हेडिंग डालो और हेडिंग डालने के बाद स्पेस छोड़ो और डायग्राम्स को बॉक्सेस में बनाओ और ज़रूर लेबल करो डायग्राम्स को। कलर करने का टाइम नहीं मिलता, इट्स ओके, छोड़ दो, कलर मत करो, बट लेबल अच्छे से करो और नीचे लिखो ज़रूर कि आप डायग्राम्स किस चीज़ का बना रहे हो। और ये चीज़ तो कभी मत भूलो कि आप अपनी SI यूनिट उसमें मेंशन कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ठीक है। SI यूनिट कहीं पे भी अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आती है तो उसे ज़रूर मेंशन करो। अगर न्यूटन आपको मेंशन करना है तो न्यूटन, कहीं पे भी, कहीं मीटर मेंशन करना है तो मीटर, या मोशन के न्यूमेरिकल्स हैं, एवरेज स्पीड में मीटर पर सेकंड लगाना ही लगाना है, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें करनी है। अपने पेपर को ज़रूर चेक करो सबमिट करने से पहले कि सारे आपने डायग्राम्स लेबल किए हैं कि नहीं, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं कि नहीं, कोई क्वेश्चन का सब पार्ट ना रह गया। कई बार क्या होता है, जल्दी में होते हैं तो कोई क्वेश्चन स्किप हो जाता है, दिखता ही नहीं है, फिर पेपर देने के बाद जब आके घर में चेक करते हैं फिर लगता है हमसे ये क्वेश्चन स्किप हो गया। हमेशा देखो कि आपने हर क्वेश्चन के आगे नंबरिंग सही की है कि नहीं की है, कोई पेज रह ना गया हो, कोई क्वेश्चन रह ना गया हो, कोई साइन। कई बार क्या होता है पेपर चेक करते वक्त हमें ही अपनी गलती दिख जाती है कि हाँ पे हमने गलती करी है। लास्ट में अपने पेपर को बिल्कुल इस तरीके से चेक करो जैसे एक टीचर एक पेपर को चेक करता है। अपने पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा गलतियाँ निकालने की कोशिश करो कि आपने कहाँ पे क्या किया। बट इसको 5 मिनट पहले नहीं करना है, इसको एटलीस्ट अपने पेपर से 10 मिनट पहले करना है, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अपने पेपर में अपनी गलतियाँ निकालना। आप ही उन गलतियों को ठीक कर लोगे तो आपके पेपर में मार्क्स कहीं कटेंगे ही नहीं। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। आप अपने साइंस के पेपर को अगर इन चीज़ों को सुनकर अपने पेपर को लिखते हो तो आपका पेपर में नंबर कहीं कटेंगे ही नहीं। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अपनी तैयारी अच्छे से करी है, अगर अभी भी आपका कोई चैप्टर रह गया है तो आप हमारी यूट्यूब वीडियोस के थ्रू उस चैप्टर को पढ़ सकते हो। अगर आपको वहाँ से क्लियर नहीं हो रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हो। आपकी 1 या 2 डाउट क्लासेस लेके मैं वो चैप्टर को आपके कंप्लीट करा दूँगी। तो अभी भी टाइम है, अगर आपके एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं हुए हैं तो आप फिर से हमारी यूट्यूब वीडियो से उन चैप्टर को पढ़ सकते हो। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हो, पर्सनली गाइडेंस ले सकते हो। तो अभी भी आपके पास टाइम है, इस वीडियो को देख लो, समझ लो, कोई डाउट है तो पूछ